हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का हम नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 28 फरवरी 2024 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो दे चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और गाइज अब तक की सारी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है, तो आप टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये शक्ति कुमार यादव जी जो कि आरा से हैं, इसके अलावा निर्भय जसदेव जी जो कि रांची झारखंड से हैं, और अमिताभ कुर्मी जी जो कि कोटा राजस्थान से हैं। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए हैं और पूरे क्वेश्चंस एग्जैक्ट 100% रियल क्वेश्चन उन्होंने हमारे पास में भेज दिए हैं। क्लियर है? ऐसा ही आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दें ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस दे पाएँ। तो गाइस इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अब हम स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर से। हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे फिर बढ़ते चलेंगे। तो जीके जीएस करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा गुजरात से। गुजरात का ये है टिप्पणी नृत्य। टिप्पणी जो है ये भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र चोरवाड़ क्षेत्र में उत्पन्न एक लोक नृत्य शैली है बेसिकली। और इसमें 175 सेंटीमीटर की दो लंबी लकड़ी की छड़ें होती हैं जो वर्गाकार लकड़ी या लोहे के ब्लॉक के निचले सिरे से जुड़ी होती हैं, जिसे गार्बो कहा जाता है, ताकि विपरीत दिशाओं से इसे जो है मजबूत बनाया जा सके। ये जो नृत्य है केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और टिप्पणी नृत्य को दो विपरीत पंक्तियों में महिलाएं गाती है, उसके बाद लोकगीत गाती हैं, जबकि मंजिल को हराती है ना। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो संतूर वादक है ये पंडित शिव कुमार शर्मा। देखिए लगातार इनसे क्वेश्चन बन रहा है और ये क्वेश्चन इनसे ऑलरेडी पहले बन चुका था, आज वापस से रिपीट हुआ है। पंडित शिव कुमार शर्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं जिन्होंने शास्त्रीय वाद्ययंत्र संतूर बजाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। संतूर क्या है? तो ये एक समलम चतुर्भुज के आकार का डल सीमर पियानो के प्रकार का छोटा बॉक्स बाजा है जो अक्सर अखरोट की लकड़ी से बना होता है और इसमें 72 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 72। तो ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जो दो नाजुक नक्काशीदार लकड़ी की मुंगरी है ना, मेलेट जिसको बोला जाता है, इससे टकराते हैं। शिव कुमार शर्मा का जन्म हुआ 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम के सरोजा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है, ध्यान रखिएगा। मद्रास कादिरावेलु सरोजा एक इनका पूरा नाम है, एम के सरोजा का मद्रास कादिरावेलु सरोजा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य के रूप में एक प्रतिपादक और एक शिक्षक के रूप में उनकी विशेषज्ञता के लिए स्पेशली जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2011 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये स्पेन के द्वारा जीता गया। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। क्लियर है? तो ये भारत में आयोजित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, तो ये किसने मेजबानी की थी? तो भारत ने की थी। यह वैश्विक आयोजन 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद भारत द्वारा आयोजित होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट है जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी आपका रिपीटेड है या कॉपी है। गाइज हर शिफ्ट में आपके हर दिन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जो आपके पहले अभी पूछे जा चुके हैं। स्टार्ट जब से एग्जाम हुआ है, जब से अब तक जो एग्जाम में पेपर बना है, उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके 4 से 5 डेली हर शिफ्ट में बन रहे हैं। सुबह वाली शिफ्ट में भी हमने 5 क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस विद प्रूफ बताया था और इस शिफ्ट में भी हम 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आने वाले वीडियो यानी आगे बढ़ेंगे हम, उसमें आपको और बाकी के जो क्वेश्चन से कवर करवा देंगे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं आपके, रिपीट हो रहे हैं। तो इन वीडियो सीरीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। हम सारी वीडियो यूट्यूब पर डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दी है हमने, व्यवस्थित रूप से सारी देख के जाइएगा। कोई भरोसा नहीं है कहीं से भी क्वेश्चन आपका उठ के आ जाएगा, इसलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें हरित क्रांति की, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका। अभी कल ही ये क्वेश्चन बना था वापस से आपका। ये क्वेश्चन अभी तक तीन बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी ये चली थी 1961 से 66 के बीच में।
तो हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री थे सुब्रमण्यम, इनके नेतृत्व में हुई थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। हरित क्रांति भारत के जो जनक है इनका नाम क्या है, एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति विश्व में जो जनक है हरित क्रांति के, इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति जो शब्द है इसका प्रयोग पहली बार अमेरिका एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड के प्रशासक विलियम एस गाउड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के लाभ और हानि से क्वेश्चन बना था और एक कथन वाला क्वेश्चन आपको मिला था, है ना। तो कथन वाले क्वेश्चंस हर दिन एक एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। किसी दिन हरित क्रांति से बन रहा है तो किसी दिन कोई और टॉपिक चूज कर रहा है, बट हरित क्रांति से कथन वाला क्वेश्चन कल भी आपका बना था और आज भी बना था। और 2 क्वेश्चन सीधे सीधे हरित क्रांति से बन रहे हैं। पहले एक एक क्वेश्चन गाइज, हरित क्रांति जो है इसमें सुबह वाला भी शिफ्ट में क्वेश्चन बना था, अब वापस से बनाए। कल भी चारों शिफ्टों में आपके क्वेश्चन बने थे। हरित क्रांति से लगातार आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बन रहे। इस टॉपिक को बिल्कुल आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हरित क्रांति के लाभों की बात करें तो देखिए, हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम थे। लाभ की बात करें हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम की, तो इसमें खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, खेती के पारंपरिक स्वरूप में बदलाव, कृषि बचत में वृद्धि, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के बीच संबंधों को मजबूत करना, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, ये सारे जो है हरित क्रांति के लाभ हैं। इसके अलावा हरित क्रांति के नुकसान की बात करें तो कृषि अनुसंधान में या कृषि विकास में असंतुलन, क्लियर है, कुछ फसलों तक सीमित, बड़े फर्मों पर रोजगार के अवसरों का अभाव, भूमि और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, हरित क्रांति जैसे आउटपुट के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव, और हरित क्रांति ने भूमि सुधार कार्यक्रमों की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया, उत्पादन लागत में वृद्धि। तो ये सारी जो है इसके हानियां हैं या नुकसान है हरित क्रांति के, और ये कुछ लाभ हैं, आप देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में हुई थी। अब ये भी ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। 1881 में भी जो है जनगणना हुई थी पहली बार। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस मानना होगा और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का अगर थोड़ा सा पैटर्न बदला तो आपका आंसर भी बदल सकता है। तो जो क्वेश्चंस है वो एग्जैक्ट तभी पता चल पाता है जब हम खुद ना देख ले उस क्वेश्चंस को कि क्या पूछा गया था। ऐसे बताने में तो आप थोड़ा सा मिसिंग कर देंगे तो उसका आंसर कुछ और चला जाएगा, है ना। तो जनगणना जनसंख्या जनगणना का वह माध्यम है जिसके द्वारा उस देश के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसंख्या की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा को 10 वर्षों में एक विशिष्ट समय पर संकलित, एकत्र, विश्लेषण और प्रसारित किया जाता है। उसको जनसंख्या जनगणना बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बाल लिंगानुपात है ये कितना है? तो ये है 919। 2001 की जनगणना में भारत का जो बाल लिंगानुपात था ये 927 था और 2011 की जनगणना में ये घटकर 919 हो गया, है ना। 0 से 6 वर्ष की आयु में बाल लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो रोजर बिन्नी को चुना गया। ध्यान रखिएगा, इससे पहले सौरव गांगुली थे। तो भारत के पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वहाँ बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष हैं और रोजर ने सौरव गांगुली की जगह पद संभाला है। गांगुली 2019 से लेकर अक्टूबर 2022 तक इस पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वीं यानी कि भारत में 14वीं जो जनगणना हुई थी किस वर्ष हुई थी? 2001 में हुई थी भारत में 14वीं जनगणना। 15वीं जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी। देखिए, भारत की 2001 की जो जनगणना है 14वीं जनगणना थी, 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। 2001 की जनगणना 1 फरवरी 2001 को आयोजित की गई थी और 2011 की जो जनगणना है ये 1 मार्च 2011 को आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त हैं? तो 18 वर्ग और 7 आवर्त इसमें है आधुनिक आवर्त सारणी में। एक आवर्त सारणी उनके परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है। यह 18 वर्गों में विभाजित है और 7 आवर्त क्रमशः लंबवत और क्षेत्रीय रूप से इसमें चल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में धातु, अधातु, उपधातु का सतत असतत संयोजन होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कुछ इस तरीके से हमें बताया कि अशोक वाला बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन ये आपका हो सकता है कि अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। कलिंग युद्ध की क्रूरता को देखने के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्लियर है। कलिंग युद्ध सम्राट महान अशोक महान जिनका नाम है, तो कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक महान और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया सबसे प्रसिद्ध युद्ध था और काफी फेमस चर्चित है ये। अशोक ने बुद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म जो धर्म था ये ग्रहण किया था। कलिंग युद्ध एक भयावह घटना थी जैसा कि अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, एयरफोर्स के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है? सही जवाब आपका जो हो जाएगा ये एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। ये वर्तमान में एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख है।
क्लियर है। तो वायुसेना के वर्तमान में जो प्रमुख है इनका नाम है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स के जो वन प्रमुख है इनका नाम एयर मार्शल विवेक राम चौधरी है। इसके अलावा एयरफोर्स के जो उप प्रमुख या फिर वायुसेना के उप प्रमुख है इनका नाम है एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। तो याद रखिएगा एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं और वहां एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह उन्होंने लिए जो 31 जनवरी 2023 को सेवामुक्त हुए हैं। एयर मार्शल एपी सिंह यानी कि अमनप्रीत सिंह वर्तमान में प्रयागराज में स्थित मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में सेवारत थे। अगला क्वेश्चन है आत्मसम्मान के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत की थी रामास्वामी नाइकर के द्वारा की गई थी। 1925 में रामास्वामी नाइकर ने एस रामनाथन के साथ आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी और वहां तमिलनाडु में एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे। यह आंदोलन मूल रूप से समाज में पिछड़ी जातियों के आत्मसम्मान के लिए एक लड़ाई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है। सही जवाब रहेगा कथक से। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हर बार आपका पूछा ही जाता है। फाइनली इनका क्वेश्चन बन चुका है। शोभना नारायण एक भारतीय कथक नृतक और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की एक करियर अधिकारी हैं और वहां भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पूछा गया। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। अभी 2-4 दिन पहले ही ये क्वेश्चन आपका बेसिकली बना था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो अगस्त 2021 में वर्तमान भारत सरकार ने भारत के खेल क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ये इसमें 25 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया था और इसके पहले जो प्राप्तकर्ता थे ये शतरंज के दिग्गज थे विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। तो 3 अंग हैं। ये कौन कौन से। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को संदर्भित करती है जिसको विधायिका बोला जाता है। क्लियर है। इसके अलावा कार्यपालिका उन लोगों का एक छोटा सा समूह है जो कानूनों को लागू करते हैं और सरकार को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धा होती है। तो 4 ट्रैक और 6 फील्ड स्पर्धा इसमें होती है। तो टोटल जो इवेंट है 10 इवेंट इसमें होते हैं, 10 स्पर्धा इसमें होती है। तो डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं। ट्रैक इवेंट 100 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़ और 1500 मीटर इसमें आते हैं। फील्ड इवेंट लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, पोल वोल्ट और जेवलिन थ्रो इसमें बेसिकली होता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना किस राज्य की है। तो ये राजस्थान की है। ध्यान रखिएगा राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2023 को की गई। फूड पैकेट योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब और निम्न वर्ग के नागरिक प्रतिमाह मुफ्त खाद्य सामग्री प्रदान इनको की जाएगी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ इस तरीके से है कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कहाँ फहराया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस दोनों में अलग अलग आंसर क्लिक करना है। स्वतंत्रता दिवस की अगर बात की जाए तो लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण लाल किले की प्राचीर से किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस जो तिरंगा है यह राजपथ पर फहराया जाता है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं और 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। तो इन दोनों में आपको अलग अलग चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन फहराता है, कहाँ कहाँ पर, किस टाइम पर फहराया जाता है। तो ये 20 के 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आज पूछे गए सेकंड शिफ्ट में पूरे हमने एज इट इज आपको बता दिए 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए और सीधे हमें बच्चों ने भेजे हैं, है ना। तो एक एक चीज़ें हमने क्लियर कर दी है आपके। क्लियर है गाइस। ये हमारी टेस्ट सीरीज है SSC GD की जो कि पूरी तरह से फ्री कर दी गई आप सभी के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर से इसमें एनरोल कर लीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में जिन लोगों का एग्जाम है वो इन नंबर पर हमें क्वेश्चन जरूर से अपडेट करें ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस दे पाएं। गाइस हिंदी की बात कर लेते हैं। अब हिंदी का जो पहला क्वेश्चन बना है ये उद्यम बना है। उद्यम का विलोम क्या होता है। तो आलस्य होता है। इसके अलावा घर की खेती मुहावरे का क्या अर्थ है। सहज में मिलने वाला पदार्थ घर की खेती इसको बोला जाता है। जो आंखों के सामने हो वाक्यांश है तो उचित शब्द क्या होगा। प्रत्यक्ष होगा आंखों के सामने। सपूत का विलोम ये हो जाएगा कपूत। इसके अलावा कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा। तो वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाला ये सभी कृष्ण के पर्यायवाची हैं। कर्म की बातें करना मुहावरा क्या है। इस तरह से भी बेसिकली क्वेश्चन बनाएं। अचरज का तद्भव आपसे पूछा है क्या होता है। आश्चर्य होता है। क्लियर है। व्यर्थ की बातें करना मुहावरा क्या है। तो व्यर्थ की बातें करना मुहावरा बकवास करना ये हो जाएगा।
राम लक्ष्मण सीता वन को गई, इस तरह इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बना है। अकल पर ताला लगना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, इस तरह से पूछा गया। उद्योग से संबंधित एक गद्यांश आया था जिसमें 5 क्वेश्चन आपके बने थे। इसके अलावा वाक्य शुद्ध से 2 क्वेश्चन बने हैं, अनेकार्थी से 1 क्वेश्चन पूछा गया, रिक्त स्थान से 2 क्वेश्चन बने हैं, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन बने हैं, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मुहावरे से 1 क्वेश्चन बना है, लोकोक्ति से क्वेश्चन बना है, तत्सम तद्भव से भी 1 क्वेश्चन आपका बना है। अगर बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में औसत से 2 क्वेश्चन थे, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया, सरलीकरण से 3 क्वेश्चन बने हैं, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन, इसके अलावा प्रतिशत से 3 क्वेश्चन बने, लाभांश से 3 से 4 क्वेश्चन थे, समय कार्य से 2 क्वेश्चन, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ, इसके अलावा अनुपात से 1 क्वेश्चन था और आयु से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने, पजल से 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, आपका पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन पूछा गया, मिरर इमेज से क्वेश्चन था, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन था, 5 से 1 क्वेश्चन, अल्फाबेट से 1 क्वेश्चन आपका, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन, आकृति से 1 क्वेश्चन, लुप्त संख्या से 1 क्वेश्चन और नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन बने थे। यानी कि कुल मिलाकर आज जो आपकी एग्जाम में टॉपिक बने हैं सेकंड शिफ्ट में, पूरा हमने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से किस टॉपिक से आपकी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले, कहाँ से कम मिले और कहाँ से आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। ये सारी चीज़ें आई थिंक आपके क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा जो भी आपका डाउट हो। और यहाँ पर हमने सारी चीज़ें और विद हमने 20 के 20 जीके के क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए, हिंदी के भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें मिल चुके थे। तो ये सारी डिटेल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस का एनालिसिस मिलता रहे, तो आप सभी जब भी एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर से सेंड करिएगा इन नंबर पर, ताकि हम आपको एग्जैक्ट एनालिसिस दे पाएँ। क्लियर? इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी। इससे पहले कि जितनी भी पीडीएफ है हमने एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए, तो जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेप्टिक एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।